उसकी हिस्ट्री जानेंगे। और ये स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म। इसमें हमारे पास तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए फ्रॉम ब्रिटेन। दूसरा हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। और तीसरा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है डेवलपमेंट ऑफ फेडरलिज्म। तो इन तीन जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है इनको मैं डिस्कस करूंगा कुछ जाऊंगा। इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए को इसको डिस्कस करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को, फिर इसके बाद ये इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए की जब बात करें तो मतलब यूएसए इंडिपेंडेंट होता है ब्रिटेन से, वो मतलब जंग करता है 8 साल तक, 17 आज़ादी ले लेता है, तो 13 कॉलोनीज होती हैं और वो बाद में अपने आप को 13 स्टेट्स तक क्लेम करती हैं। तो उसके बाद जो स्टोरी चलती है क्या क्या होता है वो आज इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव है इसकी अपनी हेडिंग बनेगी डोमिनेंस ओवर नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्फेडरेट सिस्टम। और थर्ड हमारे पास है डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप्स डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद पावर्स गिवन टू स्टेट और पावर्स गिवन टू नेशनल गवर्नमेंट। और उसके बाद लास्ट में है शेयर पावर। तो ये जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है इसकी 6-5 ये हेडिंग्स है मेन, इसको हम डिस्कस करते हैं। डोमिनेंस और नेशनल गवर्नमेंट, इसमें ये था कि यूएसए जो है वो आज़ाद हो गया, 13 कॉलोनीज हैं, वो स्टेट्स बन गई हैं। अब उसमें ये था कॉन्फेडरेट सिस्टम था, और इसमें ये था कि जो नेशनल गवर्नमेंट थी ना उसके ऊपर डोमिनेंस का कंट्रोल था किसका, स्टेट्स का। मतलब ये हमें पता है दो सिस्टम होते तो 3 से 4 है। एक होता आपका फेडरल सिस्टम, यूनिटी सिस्टम, ये कॉन्फेडरेट सिस्टम चल रहा था, मोनार्की होती है, ओलिगार्की, तो ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। तो उस समय चल रहा था वो चल रहा था कॉन्फेडरेट सिस्टम। तो कॉन्फेडरेट में ये होता है कि स्टेट्स और जो नेशन है नेशनल गवर्नमेंट उनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक होती है। अब अपने स्टेट का मतलब पहले ये समझिए कि स्टेट्स की है। स्टेट्स ये वो नहीं कि जैसे पाकिस्तान एक स्टेट है तो वो डिफरेंट स्टेट्स हैं, वो मतलब जैसे हमारे प्रोविंस है ना, जिससे हम एक जो नाम है वो स्टेट्स का दिया गया, वो 30 स्टेट्स मिलके एक फिर बड़ी स्टेट्स बनाती हैं। तो वो 30 स्टेट्स जो थी ना उनमें जो था सिस्टम वो कौन सा था, कॉन्फेडरेट सिस्टम। तो उन स्टेट्स का नेशनल गवर्नमेंट था जो बॉन्डिंग थी बड़ी वीक, इतना रिलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था। मतलब मेन पावर जो थी वो किसके पास थी, स्टेट्स के पास थी। स्टेट्स गवर्नमेंट के पास पावर थी, और जो नेशनल गवर्नमेंट थी वो बहुत वीक थी, इतनी वीक थी कि ना होने के बराबर है, जस्ट फॉर्मेलिटी थी। उनके पास बहुत कम पावर थी, इतनी पावर थी कि वो कुछ पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है ना जिसपे वो टैक्सेस का इशू हो गया और इस तरह बाकी जो मतलब मेन पॉइंट्स है वो इकट्ठे थे। मतलब 13 जो स्टेट्स थी, कॉलोनीज थी, वो इकट्ठी थी। बाकी जो सारी जो सॉवरेनिटी थी वो हर स्टेट की अपनी थी, वो अपनी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करती थी। उनके अपने जो अफेयर्स होते थे, ट्रेड का अफेयर हो गया, रेवेन्यू टैक्स का हो गया, उसके अलावा जो बाकी जो होते हैं फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशन, वो सारे खुद ही करते थे। तो इसमें ये था कि नेशनल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी, उसके ऊपर डोमिनेंस था, किसका कंट्रोल था, स्टेट्स गवर्नमेंट का। तो ये काफी एक जो सारा सिस्टम वो सही से नहीं चल रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्फेडरेट सिस्टम। अब कॉन्फेडरेट सिस्टम है तो वीक, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला डिसएडवांटेज ये था कि इसमें कोई एग्जीक्यूटिव नहीं थी, कोई जुडिशरी नहीं थी, बस लेजिस्लेचर ही थी कांग्रेस, बाकी ना एग्जीक्यूटिव थी ना वो जुडिशरी थी। तो इस वजह से ये था कि लॉ बनाना बहुत मुश्किल था, लॉ बन ही नहीं सकते, तो ये लॉ बना ही नहीं सकती थी नेशनल गवर्नमेंट। क्योंकि लॉ बनाने के लिए क्या होता है दोस्तों, 3/4 जो है ना आपको मेजोरिटी चाहिए होती है, 3/4। मतलब ये अगर आपके पास कोई एक मेजोरिटी है, आपके पास काउंटिंग है, उसमें आप 4 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से एग्री करें। लाइक उसमें 3 स्टेट्स थी 13 की, हम उनको 12 मान लेते, तो इनके 3 हिस्से करें तो 4 और फिर ये 4 और ये फिर 4, सॉरी 3 ही बनेगा, 3 और ये फिर 3। तो ये 3/4 जो है 9 स्टेट्स का एग्री होना जरूरी था लॉ बनाने के लिए। तो होता क्या था कि इनके पास पावर तो थी नहीं नेशनल गवर्नमेंट के पास। तो जब मीटिंग होती थी तो स्टेट्स आती थी ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते ही 9 से 10 थे, मतलब 13 आते ही नहीं थे। तो आप भी 9 से 10 रहे तो सारे रेटिफाई तो करेंगे नहीं, कुछ तो डिसएग्री करेंगे। तो उससे जो था ना लॉ बनाना बहुत मुश्किल था, लॉ के पास होता ही नहीं था। फिर दूसरी बात ये थी कि अगर लॉ बन तो गया है, फॉर एग्जांपल किसी न किसी सूरत में उन्होंने रेटिफाई कर दिया, अब उस लॉ को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना वो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कोई प्रेसिडेंट ही नहीं था, कोई एग्जीक्यूटिव ब्रांच ही नहीं थी गवर्नमेंट की, तो फिर भी लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था।
इसके अलावा बाकी इसमें ये था कन्फेडरेट सिस्टम में कि जो टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है, उसका जो सारा होल्ड था वो सारा उसके पास था, स्टेट्स के पास। नेशनल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती थी, सारा के पैसा जो रेवेन्यू जाता था वो स्टेट के अपने पास जाता था। इसके अलावा जो ट्रेड होती है एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ वो ट्रेड वो खुद करते थे। तो इससे ये था कि जो कन्फ्लिक्ट था ना वो बहुत आ गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में डिस्प्यूट्स आए, कन्फ्लिक्ट आए, इश्यूज आए, और उन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए नेशनल गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल ही जीरो था, क्योंकि पावर तो थी नहीं, इनकी बात को कौन समझने वाला था। तो ये डिसएडवांटेज था कॉन्फेडरेट सिस्टम का। और इसके अलावा और इसके मतलब बहुत से डिसएडवांटेज थे कि बस ये वीक था। इसमें ये बहुत चांसेस थे कि इसमें जो ब्रिटिश थे या बाकी जो पावर थी फ्रांस स्पेन वगैरह वो दोबारा से उन पर हमला कर सके, इन्वेड कर सके और दोबारा से उनको रिकैप्चर कर सके। वल्नरेबल थे ये प्लेस कि इनको, क्योंकि इनके अपने बहुत से जो थे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो ये हो गया डिसएडवांटेज ऑफ कॉन्फेडरेट सिस्टम। अब आते हैं रिलेशनशिप रिफाइन। अब रिलेशनशिप जो सोच रहे हैं रिफाइन किया गया, मतलब दोनों नेशनल गवर्नमेंट और जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट, उनके दिमाग में जो रिलेशन है, जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिफाइन किया गया, वो दोबारा से सेटल किया गया। जिसमें पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आती है 1787 में। 1776 में वो वार करते हैं, मतलब इस तरह फिर 1787 में कन्वेंशन होती है जो हमने पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। हर स्टेट के जो डेलीगेट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स वो आते हैं और उनका जो हेड होता है उस मीटिंग का हेड जिसको हम कहते हैं जॉर्ज वाशिंगटन, वो उसको हेड होते हैं, प्रिजाइड कर रहे होते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। ये जॉर्ज वाशिंगटन वही है जिन्होंने आर्मी को लीड किया था, उनके चीफ लीडर थे, जिस तरह से ये 30 कॉलोनी था लाभ लिए थे। तो उन्होंने इसी को ही अपना जो था वो हेड बनाया मीटिंग का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होती है। और जो यही होता है, इसी के नाम पे जो है आज भी यूएसए का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वो इसी के नाम पे ही बेस्ड है। तो ये उसको मीटिंग को जब प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होती है और उसमें जो होती है पावर्स उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि स्टेट की पावर्स ये होंगी और गवर्नमेंट की पावर ये होंगी। तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है आपको पता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि ये स्टेट की पावर है और ये गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट की पावर है, और स्टेट की पावर से कोई नहीं छीन सकता और नेशनल गवर्नमेंट से उसकी पावर नहीं छीन सकता है। तो इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है, फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। मतलब फेडरल जो होती है गवर्नमेंट वो आती है, फेडरल गवर्नमेंट मतलब इसमें जो लिबर्टी होती है और गारंटी होती है, उसकी प्रोटेक्शन होती है, और कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो होता है कि ये इसकी पावर्स है स्टेट्स की और ये नेशनल गवर्नमेंट की पावर्स है, तो वो डिफाइन होते हैं। अब पावर्स क्या है, स्टेट्स की पावर्स क्या है या नेशनल गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, तो वो डिफाइन की जाती है। अब स्टेट को ये पावर दी जाती है कि इकोनॉमी में तो वो इन्हीं का ही है, मतलब जो फेडरल स्टेट है हमारे पास, तो इसमें ये होता है कि अगर पहला जो राइट मिलता है, जो पावर मिलती है स्टेट को, वो ये है कि इनकम टैक्स और जो स्लेव ट्रेड है वो स्टेट्स कर सकती है। कुछ स्टेट्स जो थी ना वो स्लेव को बुरा मानती थी, कुछ अच्छा मानती थी, तो जो अच्छा मानती थी वो कर सकती थी ट्रेड, और जो इनकम टैक्स है वो भी उन्हीं के पास था, स्टेट्स के पास। अभी फेडरल स्टेट के पास नहीं था, फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं था। तो ये जो पावर दी जाती है जो आर्टिकल 1 सेक्शन 9 के तहत दी जाती है। फिर आर्टिकल नंबर जो है आई थिंक 4 है या 2 है, उसमें ये दिया जाता है फुल फेथ और क्रेडिट दिया जाता है। इसमें ये होता है कि तमाम स्टेट्स में जो लॉ होगा, गवर्नमेंट एक्शन होगी, जो पॉलिसी वो सेम होगी। जैसे कल उसने बताया कि अरशद देखेगा कोई एक मुल्क में चोरी करता है तो वही उसकी सजा दूसरे मुल्क में भी वही सेम होगी। ये दूसरा उनको पावर दी गई। तीसरी पावर्स में ये थी कि अगर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अमेंड करना है, अमेंड कौन करेगा, स्टेट करेगी, नेशनल गवर्नमेंट उसको अमेंड नहीं कर सकती। तो अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए क्या होगा कि स्टेट्स का वो रेटिफाई करना पड़ेगा, और क्या कानून का वही होगा 3/4। अगर 3/4 स्टेट्स एग्री करेगी तो ही वो जो होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा। तो अगर आज देखें तो आज 50 स्टेट्स है और 50 की अगर 3/4 निकालें तो 38 बनता है। तो 38 स्टेट्स अगर आज रेटिफाई करती है किसी बात को, प्रपोजल को, तो आज वो लॉ बनेगा, अदरवाइज अमेंडमेंट इसमें नहीं हो सकती। तो इसलिए से हम कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे को बड़ा रिजिड है, बहुत सख्त है, कि आज तक जो है कि जो अमेंडमेंट्स हुई है 27 हुई है। मतलब देखें ना, आप 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और इनफोर्स हो रहा है, तो आज की 2021 2000 मतलब 250 साल हो गए और उसमें अभी तक सिर्फ 27 हुई है। पाकिस्तान का एग्जांपल है तो सिर्फ 70 साल हुए और उसमें भी 27 हो गई है, 27 नहीं हो गई है अमेंडमेंट। तो इसमें सिर्फ ये हुए कि मतलब इधर सिर्फ 25 हुई है। तो इसकी वजह क्या है, ये रिजिड है, हमारा भी फेडरल है, उनका भी फेडरल है। उनका रिजिड कहते हैं, हमारा रिजिड नहीं होता, हमारा सेमी रिजिड। तो इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि स्टेट के पास पावर है, जो उसके फेडरेटिंग यूनिट्स है ना, अगर वो रेटिफाई करेंगे तो फिर उसके बाद जाएगा कांग्रेस के पास, कांग्रेस उसको रेटिफाई करेगी तो जाके वो फिर अमेंडमेंट होगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है, पाकिस्तान में प्रोविंस के पास कोई नहीं जाता बिल वगैरह, वो सिंपल पार्लियामेंट के पास जाता है, पार्लियामेंट में अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो फिर बन जाता है। इसमें डबल सिस्टम है, इसमें स्टेट की भी चाहिए 3/4 मेजोरिटी और जो कांग्रेस है उसकी भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो दोनों तरफ से जो स्क्रूटनाइज होगा, फिल्टर होगा तो जाके बनेगा। इस सिस्टम कहते हैं कि ये जो है वो बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये स्टेट को पावर दी गई। अब नेशनल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो नेशनल गवर्नमेंट की जो पावर थी उसमें ये था कि एक तो सुप्रीमेसी का क्लॉज दिया गया कि पावर शेयर की गई। इसमें ये डिफाइन है कि आपकी पावर जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो आप डील करेंगे नेशनल गवर्नमेंट, और इसके अलावा
कुछ पावर्स जो है वो मतलब शेयरिंग होती है जिसमें वो स्टेट्स को भी मिलती है और नेशनल गवर्नमेंट को भी मिलती है। तो उसमें ये था क्लोज अलग सुप्रीमेसी के जो नेशनल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है दो स्टेट्स के दरमियान, कोई पॉलिसी बनानी है, एजुकेशन के रिलेटेड बनानी है, किसी हॉस्पिटल के रिलेटेड बनानी है, तो उसमें दोस्तों जो सुप्रीमेसी होगी वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होगी, उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। तो ये दोस्तों थी इसकी नेशनल गवर्नमेंट की जो पावर थी। नेक्स्ट बात है शेयर पावर्स की, जो पावर दोनों के पास, पहले हमने स्टेट की पावर देखी, फिर नेशनल की देखी, अब हम देखते हैं कि ऐसी पावर जो दोनों के पास हो। इनकी जो पावर होती है इसको हम कहते हैं रिजर्व पावर, इनकी जो पावर होती है इनको हम कहते हैं एक्सप्रेस पावर या इन्यूमरेटिव पावर्स। और ये जो आपकी जो शेयर्ड पावर है वो कभी कंक्रीट पावर होती है, शेयर्ड पावर होती है। इसमें ये है कि ऐसी पावर अथॉरिटी जिसमें दोनों लेजिस्लेट कर सकती है। लाइक पाकिस्तान की एग्जांपल लेंगे तो इसमें भी पहले कंक्रीट लिस्ट थी, जबकि 18 अमेंडमेंट के बाद उसको रिमूव कर दिया गया। इसमें दोनों वो लेजिस्लेट कर सकती है, मतलब एजुकेशन के ऊपर हो गया, इसके अलावा जो है मेडिसिन हो गया वो हो गया, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपकी कंट्री का या आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो वो दोनों के पास पावर थी। हुकूमत पाकिस्तान के पास भी पावर थी और हुकूमत पंजाब या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर दोनों के पास अथॉरिटी थी। पहले अगर आपको एजुकेशन नहीं मिलती थी तो उसमें दोनों का कसूर था, हुकूमत पाकिस्तान का भी था और हुकूमत पंजाब का भी था। लेकिन 18 अमेंडमेंट हो गई, 18 अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि जो पावर है वो डिफाइन कर दी गई कि ये आपकी है प्रोविंस की, प्रोविंस को ऑटोनॉमी दी गई है और ये आपकी है हुकूमत पाकिस्तान की। तो अब अगर आपको एजुकेशन नहीं मिलती है, आपको यूनिवर्सिटी बिल्ड नहीं होती है आपके पंजाब में, उसका कसूर हुकूमत पाकिस्तान नहीं होगी बल्कि हुकूमत पंजाब होगा। तो ये इस तरह करके ना कंक्रीट लिस्ट होती है और ये शेयर भी होती है। लेकिन पाकिस्तान में 18 अमेंडमेंट के बाद उसको सीनियर प्रोविंस को पावर दे दी गई। तो ये था मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको 5-6 ऑब्जेक्टिव्स बताए, टॉपिक्स बताए जो कि थे इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए के। बाकी आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन होती है, मीटिंग होती है, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल में, और उसमें एंटी फेडरलिस्ट और फेडरलिस्ट है, इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, नेशन पोजीशन दे दिया और स्टेट वाइड पोजीशन दे दिया। बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही है, दोनों एंटी होते हैं और उसमें फेडरलिस्ट जीत जाता है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ फेडरलिज्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें ये हमारे पास तकरीबन 4 आए थे इसमें टॉपिक्स। एक आपका जाता है सिविल वॉर, दूसरा इसमें आ जाता है आपका वो टाइप्स आ जाती है, यहाँ लिखता हूँ फेडरलिज्म की टाइप्स आ जाती हैं। एक आपकी होती है डुअल फेडरलिज्म, एक आपकी होती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तीसरी जो टाइप है वो है क्रिएटिव फेडरलिज्म, और जो लास्ट टाइप है वो है इसकी न्यू फेडरलिज्म। ये सिविल वॉर डिस्कस कर ले। सिविल वॉर होती है स्लेवरी के रिलेटेड, जैसे मैं पहले पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन में स्लेवरी का इशू चल रहा था नॉर्दर्न स्टेट्स का साउदर्न स्टेट्स का, वही इशू जाके क्या बनता है सिविल वॉर की कॉज बनता है, जिसमें इब्राहिम लिंकन भी होते हैं और वो जो होते हैं स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहते होते हैं, और 1865 में उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आखिर क्या मतलब वो वॉर होती है सिविल वॉर 1861 से लेके 1865 तक होती है, और वो जीत जाते हैं, साउदर्न स्टेट्स होते हैं वो सरेंडर कर देती हैं, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स होती है वो जीत जाती है, क्योंकि वो ज्यादा थी। वो 33 थी और इसमें से 19 जो थी वो स्लेवरी को प्रमोट नहीं करती थी, जबकि बाकी जो 15 जो स्लेवरी को प्रमोट करती थी। तो पहले वो जंग करते हैं, अलग होते हैं, फिर वो सिविल वॉर में जीत जाते हैं, एट द एंड ये होता है। बाकी उसमें फिर इब्राहिम लिंकन की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो जो स्लेवरी को प्रमोट कर रहे थे उनसे किसी बंदे उसकी डेथ कर दी। अब आता है लास्ट टॉपिक हमारा वो है फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म जो है हमारे पास ये है डुअल, कोऑपरेटिव और क्रिएटिव और न्यू फेडरलिज्म। डुअल की बात करें, नाम से पता चल रहा है डुअल, दो फेडरलिज्म। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक फेडरलिज्म, इसको बाद डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को समझ नहीं आई, कोई क्वेरी है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है।